आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र कुमार सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की पुस्तक का चौथा लेसन भारत में खाद्य सुरक्षा उसका द्वितीय भाग लेके आए हैं। उसका पहला भाग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आज उसके आगे के बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की पुस्तक का चौथा लेसन भारत में खाद्य सुरक्षा भाग 2 यानी इसका द्वितीय भाग अब हम लेके आए हैं। पहले भाग में हम ऑलरेडी इसके कुछ बिंदुओं को डिस्कस कर चुके हैं। आज जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा करनी है वो बिंदु है भारत में खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये क्या होती है, बफर स्टॉक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि बफर स्टॉक क्या होता है। साथ ही हम चर्चा करेंगे भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की और सहकारी समितियों के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा में भूमिका निभाई जा रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा की। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय किए, यानी कई सारे उपाय किए गए ताकि हम कृषि में हम आत्मनिर्भरता अपना सके। जय जवान जय किसान का नारा आपने सुना होगा। उसका आशय यही था कि हम अपने खेतों से इतना अनाज उत्पन्न कर सके थे कि हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसका नाम था हरित क्रांति और इसके फलस्वरूप गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। ये इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हरित क्रांति क्या होती है। तो इस हरित क्रांति ने भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत चेंज लाया, यानी बहुत अधिक उत्पादन हुआ और हमारा देश जो पहले अन्य देशों पर इन चीजों के लिए निर्भर था अब वह आत्मनिर्भर बन गया। यानी भारत अपने जो जनसंख्या है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न करने में सक्षम हो गया। तो देखिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि भारत के खाद्यान्न उत्पादन में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। तो उस बढ़ोतरी को हम इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1960-61 में 1960 और 61 के दशक में जो खाद्यान्नों का उत्पादन था वह 80 करोड़ टन था। 70-71 में यह 80 करोड़ टन से बढ़कर 108 करोड़ टन हो गया। अगले दशक में ये 130 करोड़ टन हो गया। उसके अगले दशक में 176 करोड़ हो गया, 176 करोड़ टन। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि 245, 259, 257, 265 और ये उत्पादन कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2020 और 2020-21 में 2019-20 में 297 करोड़ टन का उत्पादन था और 2021 में यह बढ़कर 303 करोड़ टन का उत्पादन हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा 1960-61 में 80 करोड़ टन का उत्पादन था वह आज बढ़कर 303 करोड़ टन हो गया। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना उत्पादन हमारा बढ़ गया। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे सुविधाएं किसानों को दी। जो हरित क्रांति के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसने इस खाद्यान्न का जो उत्पादन है उसको अचीव करने में बहुत मदद की है। अब हम बात करते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा की। देखिए, देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत में पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। यानी पिछले 30 वर्षों से आप देख रहे हैं कि हम लगातार बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहे हैं और सरकार के द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम की स्थितियों के बावजूद अथवा अन्य किसी कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। इसके दो घटक हैं। तो देखिए,
ये जो हमारे अनाज की उपलब्धता बढ़ी है, इससे जैसे खराब मौसम हो गया है, इसके पिछले लेसन में हमने आपको बताया था बंगाल का अकाल, या हम कोविड-19 की जैसी की स्थिति लें, तो देश में अनाज की उपलब्धता के कारण इस तरह की विकट परिस्थितियों में भी लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो सकी। लोगों के पास खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं रही, उनको अनाज मिलता रहा। उसका कारण ये रहा क्योंकि हम आत्मनिर्भर बन गए और लोगों पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित रही। और इसको सुनिश्चित करने के लिए दो घटक हैं। पहला घटक है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यानी ये दो चीजें हैं जिन्होंने भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। अब जरा ये बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसको एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बफर स्टॉक क्या है। देखिए, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम यानी जो एफसीआई है के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। यानी जो एफसीआई है, भारतीय खाद्य निगम, ये किसानों से जो अनाज है उसको खरीदता है और उस अनाज को जब ये भंडारण करता है तो उस भंडारण को हम बफर स्टॉक कहते हैं। देखिए, भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। देखिए, अधिशेष उत्पादन से आशय यह है कि जब किसान किसी फसल को उगाता है तो वह सबसे पहले क्या करता है, उस फसल में से कुछ हिस्सा अपने खाने के लिए रख लेता है। सबसे पहले वह उस हिस्से को अपने लिए रख लेता है, उसके बाद जो बच जाता है उसको वो बेचता है। तो जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी किसान के उपभोग के अतिरिक्त जितना अनाज उत्पादित हुआ है या जो बचा हुआ है जिसको वह बेचता है, उसको हम अधिशेष उत्पादन कहते हैं। तो जो अधिशेष उत्पादन वाले राज्य हैं वहां से गेहूं चावल एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम खरीदता है और उसको वो स्टॉक में रखता है। तो उन राज्यों से ही खरीदता है जहां पर अधिक उत्पादन होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या दक्षिण भारत में के राज्य जहां पर अधिक चावल उत्पन्न होता है, तो वहां से एफसीआई इनको खरीदता है, इन फसलों को खरीदता है और उसका भंडारण करता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं, यानी इसको कहते हैं हम न्यूनतम समर्थित कीमत या न्यूनतम समर्थित मूल्य। कि जब भी फसल उगाई जाती है तो सरकार के द्वारा एक न्यूनतम समर्थित मूल्य दे दिया जाता है, यानी वह मूल्य जो एक न्यूनतम मूल्य होता है उससे कम पर कोई भी उसको नहीं खरीदेगा, उससे अधिक पर कहीं भी कोई भी खरीद सकता है। तो एक न्यूनतम समर्थित मूल्य सरकार के द्वारा घोषित कर दिया जाता है किसी भी फसल, उस फसल के लिए, और उससे किसानों को यह पता होता है कि अगर हम अधिक उत्पादन भी करेंगे तो अधिक उत्पादन से क्या होता है कि जब पूर्ति बढ़ जाती है तो पूर्ति बढ़ने से कीमत घट जाती है। तो कीमत घटने के कारण किसानों को पर्याप्त जो आय है वह प्राप्त नहीं होती या अपने जो वस्तु है उसकी कीमतें सही प्राप्त नहीं होती। इसलिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देती है कि आप अधिक भी अनाज उत्पन्न कर लोगे तो जो भी अनाज होगा वह इस कीमत पर हम खरीदेंगे, वह इस कीमत पर एफसीआई के द्वारा खरीदा जाता है। तो इससे किसानों को अनाज के अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो जो इस न्यूनतम समर्थित मूल्य के कारण किसान अधिक उत्पादन करते हैं और वो उत्पादन बाजार में आता है और उसको एफसीआई के द्वारा उसको अनाज के भंडारों में रख दिया जाता है। तो ये जो खाद्य पदार्थों का जो भंडारण है जो एफसीआई के द्वारा किया जाता है, इसको हम बफर स्टॉक कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की कि ये क्या कहता है। देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की तरह खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। यानी ये वो लोगों को किया गया है कि जिनको हमें खाद्य सुरक्षा देनी है।
तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसलिए बनाया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति की जो खाद्य की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाया गया था। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। यानी जो बफर स्टॉक बनाया जाता है कि जहां पर अनाज की कमी है, समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं, तो उनको कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए बफर स्टॉक को हम बनाते हैं। और जिस कीमत पर यह वस्तुएं बेची जाती हैं उस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। खराब मौसम में या आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में मदद करता है। देखिए, जो बफर स्टॉक है, जब खराब मौसम हो या फिर आपदा काल हो, जैसे कोविड-19 का आपदा काल आप सभी ने देखा है, कि ऐसे काल में ये जो बफर स्टॉक है वह अनाज की समस्या है उसको हल करने में बहुत मदद करता है। आपने देखा होगा कि कोविड काल में लोगों के जो जब कामकाज बंद हो गए थे, उत्पादन कार्य ठप हो गए थे, तो उस समय इस बफर स्टॉक ने उस समस्या में, भूखमरी की समस्या को हल करने में बहुत मदद की। तो इसलिए ये बफर स्टॉक बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। देखिए, बफर स्टॉक की हमने बात की, तो जो बफर स्टॉक है वह बफर स्टॉक सरकार के द्वारा एकत्र किया गया अनाज है। लेकिन वो तो सरकार के पास है, लोगों के पास कैसे पहुंचेगा? तो लोगों के पास वह बफर स्टॉक का अनाज पहुंचता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। देखिए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। यानी जो भारतीय खाद्य निगम ने जो बफर स्टॉक बनाया, यानी जो अनाज खरीदा है, वो सरकार कैसे बेचती है? राशन की दुकानों से। आपने देखा होगा कि आपके गांव में या शहरों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं या जिनको उचित दर की दुकान कहा जाता है, तो वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो उन राशन की दुकानों में लोगों को, यानी जो गरीब लोग हैं, उनको कार्ड इश्यू होते हैं, उन कार्ड के माध्यम से ये जो अनाज है वह वितरित किया जाता है। तो इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। यानी आपने भी, आपके क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि राशन की दुकानें होती हैं जहां पर एक निश्चित मात्रा में खाद्यान्न मिलता है और उस खाद्यान्न को पाने के लिए हर परिवार को, यानी जो उसके लिए योग्य परिवार हैं, उनको कार्ड दिया जाता है जिसको हम राशन कार्ड कहते हैं। उसके आधार पर उनको खाद्यान्न, जैसे चीनी है, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल है और आदि चीजें बाजार से कम कीमत पर बेची जाती है। तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसको हम कह सकते हैं कि जो राशन की दुकानों से उचित दर पर लोगों को वितरित किए जाने वाला राशन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त अनाज को सरकार के द्वारा राशन की दुकानों के माध्यम से जब लोगों में कम कीमत पर वितरित किया जाता है तो वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। अब जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली है तो उसके अंतर्गत हर व्यक्ति को राशन नहीं मिलता है, उसके लिए उसके पास राशन कार्ड होना आवश्यक है और उसी राशन कार्ड के आधार पर तय होता है कि किस व्यक्ति को कितनी दर पर कितना राशन मिलेगा। तो जो उचित दर की दुकानों से जो राशन प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड चाहिए होते हैं, वो 3 प्रकार के राशन कार्ड यहाँ पर इस समय हमारे देश में हैं। निर्धनों में भी निर्धन, यानी एक तो निर्धन है, लेकिन उनमें भी जो अत्यधिक निर्धन है उनके लिए अंत्योदय कार्ड है। निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों के लिए बीपीएल कार्ड है, जिसको हम गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड कहते हैं। पिछले भाग में हमने अहमद की कहानी सुनी थी, तो अहमद की कहानी में हमने आपको बताया था कि उसके पास पीला कार्ड था, तो वो बीपीएल कार्ड था या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए जो कार्ड होता है। और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड, यानी अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड, यानी जो गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे हैं उनके लिए यह एपीएल कार्ड होता है। तो अभी हमने एक बात, बीपीएल और एपीएल आप समझ रहे हैं।
अब हम बात करते हैं जरा अंत्योदय अन्न योजना, यानी जो जिनको लिए अंत्योदय कार्ड बना हुआ है वो क्या है। तो देखिए, अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। यानी निर्धनता से नीचे तो रह ही रहे हैं, लेकिन उनमें भी जो अति निर्धन है उनके 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई, जिन्हें अंत्योदय कहा गया। इनको क्या है, 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिए गए। ठीक है, इनको 2 रुपए और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिए गए, यानी कुल एक परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। और 2000 में ये 25 किलोग्राम की इसकी सीमा रखी गई थी, और अप्रैल 2002 में ये 25 किलोग्राम से बढ़कर 35 किलोग्राम कर दिया। और 2004 में ये जो 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई थी, उस की संख्या को बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया। यानी अब निर्धनों में भी निर्धनों की संख्या 2 करोड़ निश्चित की गई, जिन लोगों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल की मिलता है, और इनको 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह दिया जाता है। अब जरा हम बात कर लेते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो हमारी वर्तमान स्थिति है वह क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। यानी जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा कदम उठाया, बहुत बड़ा पहल की है। स्टार्टिंग में, प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। यानी जब स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई गई थी तो ये सबके लिए थी। इसमें ऐसा नहीं था कि निर्धनों को अनाज मिलेगा और गैर निर्धनों को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं था, बल्कि सबको समान रूप से एक ही कार्ड इश्यू होता था, एक ही कार्ड जारी किया जाता था, और उसी कार्ड पर एक ही दर से निर्धनों को भी और गैर निर्धनों को भी राशन वितरण किया जाता था। लेकिन बाद के वर्षों में क्या हुआ कि इस प्रणाली को और अधिक दक्ष और लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। यानी इसको और ज्यादा संशोधन किया गया। यानी पहले निर्धन और गैर निर्धन जो लोग अनाज खरीद सकते थे या सक्षम थे, उनको भी उसी दर पर अनाज उतनी मात्रा में दिया जा रहा था, और जो गैर निर्धन और जो निर्धन थे, जो अधिक कीमत पर अनाज खरीदने में सक्षम नहीं थे, उनको भी उसी दर पर अनाज और उतनी मात्रा में दिया जा रहा था। तो इसको सरकार ने और अधिक परिष्कृत करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। और किस किस तरह से इसमें संशोधन किया गया, चलिए आइए जरा इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो चलिए जरा हम समझ लेते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किस किस तरह से किस किस वर्ष में क्या क्या परिवर्तन लाए गए हैं। देखिए, 1992 तक जो हमारी सार्वजनिक प्रणाली थी, इसमें सब लोगों के लिए अनाज उपलब्ध था। इसमें गेहूं 2 रुपए 34 पैसे और चावल 2 रुपए 79 पैसे 2.89 पैसा के हिसाब से प्रति किलोग्राम दिया जाता था। तो 1992 तक यह प्रणाली सभी के लिए थी। लेकिन 1992 के बाद इस प्रणाली में कुछ सुधार किए गए, और इसमें अब जो लक्षित समूह था वो केवल पिछड़े ब्लॉक थे, यानी वो समूह जहां पर पिछड़ापन अधिक है, उन लोगों के लिए प्रणाली लागू की गई। इसमें जो मात्रा थी उस मात्रा को भी निश्चित कर दिया गया, यानी अनाज 20 किलोग्राम खाद्यान्न देना था। और इसकी जो कीमत रखी गई थी, गेहूं 2 रुपए 80 पैसे और चावल 3 रुपए 77 पैसे का रखा गया। उसके बाद इसमें 1997 से 2000 तक जो इस प्रणाली में और कुछ सुधार किया गया, इसको लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा गया। अब इसके अंदर जो लक्षित समूह था वह निर्धन और गैर निर्धन थे, बीपीएल और एपीएल, इन लोगों को अलग अलग निश्चित किया गया। अब यहाँ पर जो खाद्यान्न की मात्रा थी प्रति महीना वो 20 से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया। अब यहाँ पर
जो दर थी वो भी अलग अलग कर दी गई। यहाँ पर देखेंगे आप कि जो बीपीएल के लिए गेहूं 4 रुपये 15 पैसे और चावल 5 रुपये 65 पैसे किया गया, तो वहीं जो एपीएल यानी जो गरीबी रेखा से ऊपर थे उनके लिए गेहूं की कीमत 6 रुपये 10 पैसे रखी गई, यानी बीपीएल से अधिक रखी गई, और चावल की कीमत 8 रुपये 30 पैसे रखी गई, जो कि बीपीएल से अधिक। इसके बाद फिर इसमें परिवर्तन किया गया 2002 में। 2002 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई। ये किन के लिए थी? ये निर्धनों में भी जो सबसे अधिक निर्धन थे उनको 35 किलोग्राम प्रति मुखिया खाद्यान्न प्रति महीना मिला, और इसकी दर गेहूं का मूल्य 2 रुपये और चावल का मूल्य 3 रुपये रखा गया। इसके बाद अन्नपूर्णा योजना जो 2000 में आई थी, इसमें दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 किलोग्राम खाद्यान्न, और वो खाद्यान्न कैसा था? निःशुल्क। यानी ये जो अन्नपूर्णा योजना के तहत ये जो बहुत वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया गया, उसके लिए उनसे कोई भी कीमत नहीं वसूली गई। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत परिवारों को चयन किया गया कि भाई कौन कौन से योग्य परिवार हैं। उसमें 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से राशन देने की व्यवस्था की गई। इसमें गेहूं 2 रुपये, चावल 3 रुपये और अनाज अन्य अनाज जो है वो 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग वर्षों में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें अलग अलग बदलाव किए गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके क्या लाभ थे। देखिए, जो सार्वजनिक प्रणाली थी उसने मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता की। मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता से आशय ये था कि जो गरीब लोग थे उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कम कीमत पर राशन दिया जाने लगा। तो जो बाजार में, खुले बाजार में जो मांग थी वो उतनी अधिक नहीं बढ़ी, तो मांग सीमित रही, तो इससे जो वस्तुओं या अनाजों की कीमतें थी वो स्थिर रही। अगर ये ना होता तो सभी लोग अनाज खरीदने के खुले बाजार में जाते हैं। खुले बाजार में अगर किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो जो मूल्यों को स्थिर रखने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने बहुत बड़ा योगदान दिया। दूसरा जो इसका फायदा रहा कि कम कीमतों पर उपभोक्ताओं को अनाज उपलब्ध कराने में इसने बड़ी सफलता की, कि जो उपभोक्ता थे उनको कम कीमत पर अनाज मिल सका। कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति, यानी वो जगह है या वो स्थान जहां पर खाद्यान्न की कमी थी या वो क्षेत्र जहां पर कोई आपदा थी या इस तरह की स्थिति थी, तो कमी वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज उपलब्ध कराया गया। अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में सहायक हुआ है। देखिए, अकाल या भूखमरी की स्थिति में क्या हुआ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार ने अनाज उपलब्ध कराया, अनाज की कमी नहीं होने दी, उनको सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराया, या जो बहुत ही अत्यंत दयनीय स्थिति में थे उनके लिए मुफ्त अनाज की भी व्यवस्था सरकार ने की। तो इससे जो भूखमरी या अकाल के समय में जो उसकी भयावहता बढ़ सकती थी उसको कम से कम करने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसका एक ताजा उदाहरण कोविड-19 के समय में हम देख सकते हैं। इस चीज को आप सभी ने महसूस किया गया था, और इसका एक फायदा हुआ कि निर्धनों के पक्ष में कीमत का संशोधन इसमें होता रहता। तो ये सार्वजनिक प्रणाली जो था उसके लाभ थे। अब साथ ही साथ हर एक चीज में, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सब चीजें अच्छी नहीं होती, कुछ खराब भी हो जाती हैं। तो कुछ बिंदुओं पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आलोचना भी की जाती है। तो वो क्या बिंदु हैं, चलो उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है कि अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भूखमरी की घटनाएं हो रही हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे यहाँ देश में हमने अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। तो हम देख रहे हैं कि हमने अनाज की उत्पादकता में या भंडारण में आत्मनिर्भरता तो घोषित कर ली है।
हमारे पास स्टॉक में बहुत अनाज पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी भूखमरी की घटनाएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस क्षेत्र में आलोचना का शिकार हो रही है। एफसीआई के अनाज के भंडार भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है। आप अक्सर समाचारों में पढ़ रहे होंगे या देखते होंगे कि अनाज खुले में पड़ा था, बारिश आई, सड़ गया। कहीं आपने देखा है चूहे अनाज खा रहे हैं। तो इस तरह से एक तरफ तो अनाज हमारे देश में सरप्लस पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ भूखमरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। और इसी को हम जरा इस चित्र में देखने का प्रयास करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये एक डायग्राम बना हुआ है हमारे पास। ये भारतीय खाद्य निगम का 2020-21 का बफर स्टॉक का डेटा है। तो यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन, आप नीली लाइन देख रहे हैं, ये बफर स्टॉक का नॉर्म्स है, यानी बफर स्टॉक कितना होना चाहिए। और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाया जा रहा है कि वास्तव में कितना बफर स्टॉक हमारे पास है। होना ये हम देखेंगे 2021 में जनवरी में होना चाहिए था 214.1 और है कितना 529.29। ये अप्रैल तक ये होना चाहिए था 210, 564.22। जुलाई में होना चाहिए था 411.2 और ये है कितना 900.45 करोड़ टन खाद्यान्न। और अक्टूबर में ये 307.7 करोड़ टन होना चाहिए था, जब है कि ये 721.78 करोड़। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो खाद्यान्न है वो जितने मानक हमने रखा माना हुआ है उससे भी अधिक खाद्यान्न हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन उसके बाद भी भूखमरी देश में है। तो इसका मतलब है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई है, जिसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सरकारी जो समितियां हैं वो खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार से भूमिका निभाती हैं। देखिए, सहकारी समितियां निर्धन लोगों को का खाद्यान्न की बिक्री हेतु कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। समाज के अलग अलग वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में मदद करती है। अब इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु में जो राशन की दुकानें हैं, दिल्ली में मदर डेयरी है और गुजरात में अमूल सफल सहकारी समितियों के उदाहरण हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सहकारी समितियां हैं वह भी खाद्य सुरक्षा के लिए अपना योगदान देती हैं। तो हमें जो गैर सरकारी संगठन है या सहकारी समितियां हैं, खाद्य सुरक्षा में इनकी अधिक से अधिक मदद लेने की आवश्यकता है, ताकि जो वो एक गैप बना हुआ है हमारे देश में, यानी एक तरफ तो हमारे पास बफर स्टॉक बहुत अधिक है और दूसरी तरफ भुखमरी की भी घटनाएं हो रही हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को पाटना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा मिल सके और कोई भी व्यक्ति आज के डेट में भुखमरी से ना मरे, वो भी तब जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इसी से संबंधित कुछ चर्चा के प्रश्न ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। तो इस चीज को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। सरकार बफर स्टॉक इसलिए बनाती है ताकि जो निर्धनतम लोग हैं या जो लोग कमजोर लोग हैं उनको अनाज की उपलब्धता कराई जाए। अकाल या अन्य आपदाओं के समय सभी लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसलिए सरकार बफर स्टॉक को बनाती है। अब प्रश्न है कि निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड है। इसको आप अच्छी भली बात जानते हैं कि निर्धन लोगों यानी बीपीएल कार्ड निर्धन लोगों के लिए बीपीएल कार्ड है, जो पीले रंग का कार्ड होता है। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। देखिए, अंत्योदय अन्न योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी।
अगला प्रश्न लेते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसे कहते हैं। तो देखिए, एफसीआई के द्वारा खरीदे गए अनाज को जब सरकार के द्वारा विनियमित पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से या उचित दर की दुकानों के माध्यम से जब अनाज का वितरण किया जाता है तो उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि जब राशन की दुकानों के माध्यम से सरकार बफर स्टॉक से अनाज को बेचती है तो उसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। चलिए, एक अभ्यास कार्य आपके लिए है कि ज्ञात करें कि आपके जो सार्वजनिक प्रणाली की दुकानों में अलग अलग राशन कार्ड धारकों को अनाज किस कीमत पर मिलता है। तो इसको आप अपने क्षेत्र में किसी राशन की दुकान पर जाइए और वहां जाकर देखिए कि अलग अलग कार्ड जो लेके आ रहे हैं उन लोगों को कितना अनाज मिल रहा है और किस दर पर मिल रहा है। तो ये था हमारा अर्थशास्त्र विषय का चौथा पाठ, भारत में खाद्य सुरक्षा, जो कक्षा 9 के लिए है। तो इसके माध्यम से हमने खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आज जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है वह सब आपको समझ में आए होंगे। फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ दोबारा आपसे भेंट होगी। तब तक धन्यवाद।